तो आज हम डिस्कस करेंगे 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। इससे पहले हम 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने, अगर पानी के घनत्व 10 क्यूब केजी प्रति मीटर क्यूब है और तांबे का घनत्व 8.9 इंटू 10 क्यूब केजी प्रति मीटर क्यूब है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 89, ऑप्शन नंबर बी है 0.89, ऑप्शन नंबर सी है 890 और ऑप्शन नंबर डी है 8.9। तो आपको यहाँ पर तांबे का सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है तांबे का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। तो तांबे का घनत्व दिया हुआ है 8.9 इंटू 10 के पावर 3 केजी मीटर क्यूब, और पानी का जो घनत्व दिया हुआ है 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर क्यूब कट जाएगा, 10 के पावर 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा 8.9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होते हैं? आपका ऑप्शन है लवण और जल, अम्ल और जल, क्षार और जल, क्षार और अम्ल। तो इसका आंसर जानने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। तो जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके उत्पाद में लवण और जल प्राप्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? आपको बताना है कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है। हमारा ऑप्शन है आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। हमसे पूछा गया है कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो नाभिक की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? आपका ऑप्शन है अंडकोश की थैली, वृषण, सेमिनल वेजिकल, प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो टेस्टोस्टेरोन जो एक सेक्स हार्मोन है वह वृषण में संश्लेषित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यह खास करके स्तनधारियों में टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों के अंडकोश और मादाओं के अंडाशय से स्रावित होता है। तो हमारा आंसर होगा इसका वृषण। वृषण जो अंडकोश होती है वह वृषण के ही भाग होता है। यहाँ पर अंडकोश की थैली दिया हुआ है जो कि हमारा आंसर सही नहीं है, हमारा वृषण राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? हमारा ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था।
मनसाबदारी प्रथा जो थी ये अपने शासन के समय जब वो राजा बना था उसके 19 वर्ष के बाद 1575 में किया था। अकबर ने पूर्व जो प्रथा थी मनसबदारी प्रथा, इससे पहले इसे जागीरदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था, जो कि यह चंगेज खां के काल में उत्पन्न हुई थी। जब चंगेज खां था उसी समय जागीरदारी प्रथा थी, उसके स्थान पर अकबर ने मनसाबदारी प्रथा को अपनाया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है? हमारा ऑप्शन है प्रतिफलन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। तो हमारा आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करता है वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां से आपको एक और क्वेश्चन याद करना है कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा फोटोमीटर। फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका वाष्पोत्सर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? अधातुओं की, धातुओं की, अर्धधातुओं की, उपधातुओं की। आपको बताना है कि इनमें से किसकी जो मतलब गुण होती है जो विद्युत धनात्मक होती है। तो जो धातु होती हैं उनकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत धनात्मक धातु होगी और जो अधातु होती है वो कुचालक होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? आपके सामने ऑप्शन है कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। तो जो स्पाइरोगैरा शैवाल है यह भी एक हरित शैवाल है, यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एक कोशिकीय। स्पाइरोगैरा जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो क्लेमाइडोमोनास होता है यह क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह क्लोरोफाइसी समूह के अंतर्गत आता है। क्लोरोफाइसी समूह के अंतर्गत आता है क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? हमारा ऑप्शन है परागकण, बीजांड, पंखुड़ी, बादल। तो अंडक में जो उपस्थित होता है बीजांड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जो पारदर्शी वस्तुएं होती है जिसे आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी होती है। प्रभासी वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अवशोषण करती है और कभी कभी प्रकाश को उत्पन्न करती है। और प्रदीप्त वस्तुएं जो कि हमेशा प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि सूर्य हो गया, ललटेन हो गई, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जो हमेशा यह प्रकाश देती रहती है। और प्रभासी वस्तुएं वो है जो कि प्रकाश को अवशोषण करती है और कभी कभी प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो वो प्रभासी होती है। और पारदर्शी वस्तुएं जैसे कि कांच हो गया, आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं।
और अप्रदीप्त वस्तुएं जो कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कौन जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, जो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज का। और वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो साउथ अफ्रीका होगा। तो हमारा पूछा गया है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो उड़ीसा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। हमारे सामने ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, प्रेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होती है इस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है और यह पौधों को मजबूती और दृढ़ रखता है। और यह इसकी जो कोशिका होती है वो पतली एवं नरम होती है और इसके जो इसकी जो इसके तना होता है स्क्लेरेनकाइमा में जो तने होते हैं वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्क्लेरेनकाइमा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मिनट की दूरी तय करती है, 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल हमारा दूरी हो गया 22 + 15 और टोटल समय हो गया 4 + 2। तो इसको ऐड करेंगे 5 2 7 2 1 3 37 बटे 6। तो ऐसे 6 का 36, 6 एकम 6, 6 7 हमारे पॉइंट में 6.17 आएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि औसत चाल का इकाई होता है मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का प्रथम विकेट कीपर कौन सा है। हमारा ऑप्शन है कुमार संगकारा, शाहिद अफरीदी, एडम गिलक्रिस्ट, एमएस धोनी। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का प्रथम विकेट कीपर है एमएस धोनी, जिन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है और इन्हें राजीव गांधी भी पुरस्कार मिला है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व है। पृथ्वी का जो अधिकांश भाग होता है वो ऑक्साइड से ही बना होता है और धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि लोहा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है लू एक प्रकार की क्या है। हमारा ऑप्शन है चक्रवात, शीतलहर, उष्मलहर, सुनामी। तो लू एक प्रकार की जो हमारे मई और करीब करीब मई जून में जो उत्तर भारत में जो हवाएं चलती है जो कि उष्ण हवाएं होती है और उसका टेम्परेचर करीब करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वह एक उष्मलहर है, यानी कि उष्मा देने वाली यानी गर्मी प्रदान करने वाली एक लू है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लू एक प्रकार की उष्मलहर है, ये उत्तर भारत में मई जून के महीने में चलती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है। हमारा ऑप्शन है 200 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 2000 रुपये।
तो जो सांची स्तूप है वो 200 रुपये के नोट के पीछे बनाया गया है, और 50 रुपये के पीछे हम्पी है, और 500 रुपये के पीछे पर लाल किला बनाया गया है, और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान दर्शाया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, चांदी, सोना, कैल्शियम। तो जो एल्युमिनियम होती है इसकी तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मान लीजिए कोई मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है, उस वस्तु की गति के उदाहरण हमारा ऑप्शन है आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। जो मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की समान त्वरित गति होती रहती है, यानी कि हर सेकेंड 9.8 यानी कि समान त्वरित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट, आगरा। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि इनके पिता हिमाऊ कोई अच्छे मित्र थे बिरसाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है निलंबन, गैर इलेक्ट्रोलाइट, पायसन, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होती है इसमें अम्ल, क्षार और लवणों के विलयन के रूप में पाए जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट को। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि अम्ल, क्षार और लवण का विलयन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? हमारा ऑप्शन है शाहरुख खान, टाइम्स ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमिताभ बच्चन। आप सबको पता है आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि नीता अंबानी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, CII का पूर्ण रूप क्या है? हमारा ऑप्शन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, कॉन्सलेशन ऑफ इन इंडिया इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, कमिटी फॉर इंडिया इंडस्ट्रीज। CII का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो CII का पूर्ण रूप होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछ लिया जाए कि CII का मुख्यालय कहाँ है, तो CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हमारा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? तो वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? हमारा ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। आपको बताना इनमें से किसके कारण वाष्पीकरण की दर
कम हो जाती है। तो हवा में नमी के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वाष्पीकरण को मापा जाता है किससे, कौन से यंत्र से, तो पोटोमीटर से। याद रखिएगा, वाष्पीकरण को मापा जाता है पोटोमीटर से मापा जाता है वाष्पीकरण की दर। तो हमारा राइट आंसर होगा नमी के कारण ही वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन है आयाम, आवर्त, दूरी, आवृत्ति। तो किसी लोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य क्या होगा। F बराबर होता है F जो दिया है 1 न्यूटन दिया हुआ है, F 1 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा W बराबर बल इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो यहाँ से निकल कर आएगा 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर बराबर 1 जूल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस की बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। आपको बताना है किसके कक्षा में, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप सबको पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इससे पता चलता है कि इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन किसका एक अपरूप है। ऑप्शन है जिंक, सल्फर, गोल्ड, कार्बन। तो जो फ्लोरीन होता है यह एक कार्बन का अपरूप है जो कि षष्ठ फलकीय होता है। षष्ठ फलकीय जाल की तरह फ्लोरीन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यह कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब का ईसाई मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था और थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि दाब का ईसाई मात्रक क्या होगा। दाब का ईसाई मात्रक हमारा ऑप्शन है पास्कल, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, डाइन, न्यूटन। तो दाब का ईसाई मात्रक पास्कल होता है, आप सबको पता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि दाब का ईसाई मात्रक पास्कल। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हमारा ऑप्शन है निर्माण, अध्यापन, बैंकिंग, चिकित्सा। तो सेठ, साहूकार, महाजन और श्राफ और खेती जो थे ये ब्याज पे रुपए चलाते थे। आज यह काम कौन सा कर रहा है, तो जो बैंकिंग क्षेत्र है वो आजकल यह काम कर रही है जो कि लोन देकर ब्याज के रूप में पैसा वसूलती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बैंकिंग। ये सब जो थे प्राचीन काल में बैंकिंग के काम से काम करते थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जो ये क्वेश्चन है एक बार पीछे भी ये क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट था 25/9/2018 का, ये क्वेश्चन दो ठो क्वेश्चन पूछा गया है औसत चाल। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी।
आप सबको पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हमारा दिया हुआ है 23 + 15, कुल समय दिया हुआ है 4 + 2 यानी कि 6। यहाँ से हम ऐड करेंगे 38 बटा 6, तो ऐसे कटाएंगे 6 4 का 36, बचा 2, 6 3 18, फिर बचा 2, 6 3 18 यानी कि 6.33। तो हमारा राइट आंसर 6.33 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और औसत चाल का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर पानी का निर्माण होता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर कौन सा क्रिया होता है। तो इसका आंसर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, ताकि मैं अगली बार जो अगला वीडियो बनाऊं उसमें जो क्वेश्चन को एकदम विधिवत से डिस्कशन कर सकूं। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है। हमारा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो निकाय है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं। थैंक्स।